तो आज हमारा क्या टॉपिक है? फ्रिक्शन है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इम्पल्स पढ़ा था है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन है बच्चों, ये क्या है? दिस इज, कौन सा फोर्स है ये? कांटेक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होंगी तभी एक्ट करेगा। व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट तभी एक्ट करता है। ठीक है, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्सेस में मैंने दो फोर्सेस बताए थे, एक नॉर्मल एक्शन रिएक्शन और दूसरा क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये कौन सा कंपोनेंट है? टेंजेंशियल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्या? कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, कैसे एक्ट करता है ये? टेंजेंशियली एक्ट करता है एट द कांटेक्ट। कैसे एक्ट करता है? एक्स टेंजेंशियली एट द कांटेक्ट। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांटेक्ट पे कैसे एक्ट करता है बच्चों? कैसे एक्ट करता है? टेंजेंशियली एक्ट करता है। क्या काम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, कोई मुझे बता सकता है आप लोगों में से? अप्लाइड फोर्स का अपोज करना। अप्लाइड फोर्स का अपोज करना। क्या काम है फ्रिक्शन का, कोई बता सकता है? एनीथिंग एल्स? हाँ, किसका अपोज करता है? कांटेक्ट में जो मोशन होता है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम जो है वो क्या है? कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करना है। क्या है? कि एक कांटेक्ट की टेंडेंसी अपने रिस्पेक्ट में दूसरे कांटेक्ट को चलने से रोकने की होती है। क्या कहा? क्या करता है फ्रिक्शन? क्या करता है? हैं? याद रहेगी बात, क्या करता है? बॉडी के मोशन का अपोज नहीं करता, याद रखना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी के मोशन का अपोज नहीं करता। किस चीज का अपोज करता है? किसके मोशन का अपोज करता है? कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। किसका अपोज करता है? कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। क्या करता है? कांटेक्ट्स के, जहां से दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हैं, उन दो सरफेसेस के आपस में एक दूसरे के रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। एक सरफेस अपने रिस्पेक्ट में दूसरे सरफेस को, एक कांटेक्ट अपने रिस्पेक्ट में दूसरे कांटेक्ट को चलने से रोक रहा होगा। ठीक है, यही टेंडेंसी ही क्या है? फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन का क्या काम है बच्चों? कांटेक्ट के, क्या काम है ने? कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। याद रहे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। कभी भी आपसे पूछे कि फ्रिक्शन क्या करता है, ठीक है, क्या करता है फ्रिक्शन? कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। बॉडी के मोशन का अपोज करता है, ये कतई मत कहना। ठीक है, एक कांटेक्ट की टेंडेंसी अपने रिस्पेक्ट में, क्या कहा मैंने? जो मैं बातें बता रहा हूं सबको लिख रहा हूं, इस सबको बिठा लेना माइंड में। एक कांटेक्ट की टेंडेंसी अपने रिस्पेक्ट में अपने ऊपर दूसरे कांटेक्ट को चलने से रोकने की होती है। अपने रिस्पेक्ट में दूसरे कांटेक्ट को क्या होती है? चलने से रोकने की होती है। एक कांटेक्ट की टेंडेंसी होती है, रोकने की होती है। यही टेंडेंसी ही फ्रिक्शन है। यही टेंडेंसी ही क्या है? फ्रिक्शन है। आजा बेटा, एक कांटेक्ट की टेंडेंसी, चलो, एक कांटेक्ट की टेंडेंसी अपने रिस्पेक्ट में दूसरे कांटेक्ट को चलने से रोकने की होती है। यही टेंडेंसी फ्रिक्शन है। समझ में आई बात? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो।
ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो भाई, बाद में निकालना नोटबुक। क्या स्टेप्स में देखने जा रहा हूं, स्टेप्स फॉर मार्किंग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम क्या देखने जा रहे हैं? सबसे पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन को मार्क करने के लिए स्टेप, फिर पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सब बातें बाद में पढ़ेंगे। पहले स्टेप देख रहे हैं। क्या स्टेप है? सबसे पहला स्टेप है कि स्टेप नंबर 1, जहां पर कहां पे एक्ट करेगा फ्रिक्शन? कांटेक्ट पे एक्ट करेगा। कहां एक्ट करेगा? कांटेक्ट पे। कब एक्ट करेगा? जब कांटेक्ट कैसा होगा? रफ। ठीक है, रफ होगा तो एक्ट करेगा। अगर उसने कहा कांटेक्ट स्मूथ है तो इसका मतलब कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। तो पहला स्टेप ये है हमारा, जहां सरफेस पे हमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन को मार्क करना है दो सरफेसेस पे, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? अज्यूम। क्या स्टेप बेटे रशीदा? हाँ, अज्यूम 11 में पढ़ाया था मैंने, सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट आर क्या? परफेक्टली स्मूथ। सबसे पहला स्टेप अज्यूम करेंगे कि जो सरफेसेस है इन कॉन्टैक्ट आर परफेक्टली स्मूथ। अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, स्मूथ है नहीं, एक्चुअली में क्या है? रफ है सरफेसेस। वहां जहां हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन को मार्क करना चाहते हैं उसको क्या अज्यूम कर लेंगे? स्मूथ अज्यूम करेंगे। स्मूथ अज्यूम करते ही क्या होगा? हमें स्मूथ अज्यूम करते ही अब हमें ये दिखने लगेगा कि स्टेप नंबर 2 में अब हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे, अब हम एक कांटेक्ट से दूसरे कांटेक्ट को, दूसरे है, तीसरे नहीं है, दो है यार, ये एक कांटेक्ट से दूसरे कांटेक्ट का मोशन देखेंगे। हम ये देखेंगे कि एक कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा कांटेक्ट कहां जा रहा है। क्या देखेंगे? एक कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा कांटेक्ट कहां जा रहा है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में एक कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा कांटेक्ट जहां जा रहा होगा फ्रिक्शन उसके अपोजिट एक्ट करेगा। अब इन सब बातों को एग्जाम्पल से समझना है। फ्रिक्शन उसके अपोजिट, देखो ये लास्ट वाली लाइन दिख रही है, एक्ट, ये जो मैंने लिखा एक्ट करेगा दिख रहा है वीडियो में, ठीक है। फ्रिक्शन उसके अपोजिट एक्ट करेगा। समझ आई मेरी बात? क्या कहा? मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। मैंने 3 स्टेप लगाए हैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन को मार्क करने के लिए। सबसे पहली बात, फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है। टेंजेंशियल कंपोनेंट का मतलब अगर ये दो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में, सपोज मेरे इस वाले हाथ पे ये वाला हाथ ऐसे मूव कर रहा है, ये दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? कॉन्टैक्ट पे एक्ट करेगा। कॉन्टैक्ट कहाँ है? मेरी हथेलियाँ हैं कॉन्टैक्ट में, ये कॉन्टैक्ट है, ये और ये, ठीक है, तो इस पे टेंजेंशियली एक्ट करेगा हथेलियों पे फ्रिक्शन, ठीक है। दोनों सरफेस पे एक्ट करेगा, दो सरफेस होंगी ना कॉन्टैक्ट में, एक नीचे वाली हथेली और एक ऊपर वाली हथेली, तो दोनों पे फ्रिक्शन लगेगा। कहाँ होगा टेंजेंट है? ये होगा टेंजेंट, ये टेंजेंट है, इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेगा फ्रिक्शन, इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेगा फ्रिक्शन, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इस सरफेस को क्या अज्यूम करना है? स्मूथ, ठीक है, इस सरफेस को क्या अज्यूम करना है? स्मूथ। ये वाला स्टेप, ये स्टेप, ये जो स्टेप है ये क्या है? फर्ज है। क्या है ये? फर्ज कौन होता है? जिसे
छोड़ा ना जा सके, जिसे छोड़ा ना जा सके, याद रखना है। ठीक है, अगर इस स्टेप को छोड़ दिया आपने तो आप एक कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा कांटेक्ट कहाँ जा रहा है वो नहीं दिखाई देगा। जब तक आप स्मूथ अज्यूम नहीं करोगे तब तक एक कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे कांटेक्ट का मोशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कहाँ से देखना है? एक कांटेक्ट से देखना है कि दूसरा कांटेक्ट कहाँ जा रहा है। कुर्सी पे बैठ के नहीं देखना है। बात समझे? कहाँ से देखना है? बार बार मैं बच्चों को ये समझाता हूँ, कुर्सी पे बैठ के देखते हैं बच्चे की कांटेक्ट कहाँ जा रहा है। अपनी आंख निकालेंगे, यहाँ लगाएंगे, इस हथेली पे, इस पे फ्रिक्शन मार्क करना चाहते हैं, इस पे फ्रिक्शन मार्क करना चाहते हैं तो आंख निकालो, इस कांटेक्ट पे लगाओ। दूसरे कांटेक्ट से देखो कि ये वाला कांटेक्ट कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? आगे। यहाँ आंख लगी हुई होगी तो ये कहाँ जाता हुआ दिखेगा? आगे। फ्रिक्शन कहाँ आएगा? पीछे। इस पे मार्क करना चाहते हो, कहाँ से देखोगे? यहाँ से देखोगे, आंख निकाल के यहाँ लगानी है। ठीक है, यहाँ देखोगे ये आगे मूव कर रहा है तो आपकी आंख आगे चल रही है तो ये कहाँ जाता हुआ दिखेगा? पीछे। फ्रिक्शन कहाँ आएगा? आगे। ठीक है, कहाँ से देखना है? एक कांटेक्ट से देखेंगे कि दूसरा कांटेक्ट कहाँ जा रहा है। अब हमें एक कांटेक्ट से दूसरे कांटेक्ट का मोशन देखेंगे या मोशन देखना है। अब हम एक कांटेक्ट से दूसरे कांटेक्ट का मोशन देखेंगे तो एक कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे कांटेक्ट का दूसरा कांटेक्ट जहां जा रहा है फ्रिक्शन उसके अपोजिट एक्ट करेगा। तो मैंने क्या कहा, कहां से नहीं देखेंगे? कुर्सी से बैठकर नहीं देखेंगे। याद रहे, बच्चे कुर्सी से बैठ के देखते हैं कांटेक्ट कहां जा रहा है और उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगा देते हैं और फ्रिक्शन की डायरेक्शन गलत लगती है। कांटेक्ट से देखेंगे। ठीक है, जैसे वॉकिंग के केस में वॉक कर रहा हूं मैं तो फ्रिक्शन कहाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? फ्रिक्शन कहाँ है? फ्रिक्शन आगे लग रहा है। इसने कहा मैं आगे जा रहा हूँ, फ्रिक्शन आगे है और वो क्या कह रहा है? पीछे है। कहाँ है फ्रिक्शन? कहाँ है फ्रिक्शन? कांटेक्ट से देखना है। कांटेक्ट कौन है? कांटेक्ट कौन है? ये मेरे पैर है कांटेक्ट। पैर का आगे वाला जो पंजा है वो कांटेक्ट में है। तो अगर ग्राउंड पे मैंने अपने ऊपर इस पे फ्रिक्शन लगाना है, पंजे के ऊपर फ्रिक्शन लगाना है तो ग्राउंड पे आंख लगाओ तो देखो हम क्या करते हैं, ग्राउंड ये कहाँ जा रहा है कांटेक्ट? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे। आगे थोड़ी, ऐसे थोड़ी चलते हैं हम, ऐसे चलते हैं? पीछे को जाता है कांटेक्ट, हम ग्राउंड को पीछे को पुश करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन कहाँ मिलता है हमें? आगे को। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद द ग्राउंड, हमारे जो पैर हैं वो कहाँ जा रहे होते हैं? पीछे जा रहे होते हैं। फ्रिक्शन कहाँ मिलता है? आगे मिलता है। वही फ्रिक्शन ही हमें चलाता है। ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन हमें क्या कर रहा है? चला रहा है, मोशन दे रहा है। ठीक है, हमारे मोशन का अपोज नहीं कर रहा है, मोशन दे रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन चलाता है। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हम मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो क्या करना है हमें कि फ्रिक्शन का काम क्या है? कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करना। याद रहे, एक कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे दूसरा कांटेक्ट कहाँ जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल दें, फिर हम फ्रिक्शन पे आते हैं, फ्रिक्शन को, सारी फ्रिक्शन को पढ़ते हैं। मान लो अगर हमारे पास ये ब्लॉक है, इस प्लेस ऑन द ग्राउंड, ये ब्लॉक है। ठीक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया मैंने। ठीक, ये एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूं अपनी हर क्लास में फ्रिक्शन की। ये एक और ब्लॉक रख दिया मैंने, ये हमारा स्मूथ है, ये क्या है? स्मूथ, और ये हमारा रफ है। ठीक है, यानी फ्रिक्शन कहां लगेगा? इस छोटा वाला मास है m और ये बड़ा वाला मास है कैपिटल M। कहां लगेगा? स्मॉल m कैपिटल M के बीच में। याद रखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब एक्ट करना शुरू करता है? जब बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं एक्ट कर रहा होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, हमने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया। किस पे फोर्स लगा दिया? नीचे वाले ब्लॉक पे। अब मैं यहां फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं इन दोनों ब्लॉक्स का। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस ब्लॉक का कितनी जगह से कांटेक्ट है? दो। एक
नीचे से एक टॉप से। इसका कितनी जगह से कांटेक्ट है? एक जगह से। तो जितने कांटेक्ट होंगे उतने नॉर्मल फोर्सेस। पहली बात नॉर्मल एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे होगी नॉर्मल एक्शन, मान लो R1, तो ये क्या होगी रिएक्शन, कितनी होगी ये R1, R2 नहीं, R1। एक कांटेक्ट पे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं और अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहां पे अगर होगी R2 तो यहां पे क्या होगी ये R2 होगी, ठीक है। ये R2 तो ये R2। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं मैं इसका और इसका। अब मुझे क्या बचा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन मार्क करनी है, ठीक है। FBD क्वेश्चन है, मेक FBD ऑफ बोथ द ब्लॉक, दोनों ब्लॉक का हम FBD बनाना चाहते हैं, ठीक है। इन दोनों ब्लॉक का मैं FBD बनाना चाहता हूं बच्चों। ये मेरे पास छोटा वाला ब्लॉक है, ये बड़ा वाला ब्लॉक है, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या एक्ट कर रहा होगा, नीचे को mg एक्ट कर रहा होगा। इसके ऊपर एक्शन होगी कितनी, R2, ये एक्शन दे रहा होगा R2, ये क्या करेगा, वापस इसको रिएक्शन देगा R2, ठीक है। इसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा होगा, नीचे को कैपिटल mg। इसकी एक्शन है ग्राउंड पे R1 और ग्राउंड क्या कर रहा है, इसको ऊपर को रिएक्शन दे रहा R1। फोर्स किस पे लगाया गया, इस पे लगाया गया F, ठीक है। तो अब हमें फ्रिक्शन मार करना है, ये सब हम मार करना सीख चुके हैं, नॉर्मल फोर्स को, फ्रिक्शन को मार करना सीख रहा है। तो फ्रिक्शन यहां लगेगा, तो फ्रिक्शन मार करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या अज्यूम कर लूंगा, ये जो रफ सरफेस है ये क्या है, परफेक्टली स्मूथ है। अगर ये परफेक्टली स्मूथ सरफेस हुई तो क्या होगा, जरा देखो तो सही। जब मैं नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाऊंगा तो ऊपर वाला ब्लॉक इसी जगह पे बना रहेगा और नीचे वाला ब्लॉक इसके नीचे से निकल जाएगा। फोर्स ऊपर वाले पे नहीं लग रहा है, किस पे लग रहा है, नीचे वाले पे लग रहा है। तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के साथ तभी चलेगा जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे को पकड़े हुए होंगी, ये दोनों सरफेस पकड़े हुए होंगी, ठीक है। पकड़े हुए होने का मतलब रफ होंगी, रफ मतलब फ्रिक्शन लग रहा होगा। हमने क्या अज्यूम कर लिया कि क्या है, ये स्मूथ है। हमने क्या अज्यूम कर लिया, स्मूथ नहीं है, रफ है। लेकिन क्या कहा मैंने, फ्रिक्शन की डायरेक्शन को मार करने के लिए उस रफ सरफेस को क्या अज्यूम करना है, स्मूथ अज्यूम करना है। जब आपने इसको स्मूथ अज्यूम कर लिया और नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये यहीं रहेगा और इसके नीचे से नीचे वाला ब्लॉक आगे बढ़ जाएगा। जब आगे बढ़ जाएगा तो अब तुम कांटेक्ट से देखो, ये वाला ब्लॉक आगे चल रहा है, ये वाला ब्लॉक आगे चल रहा है। इस कांटेक्ट से देखो ये वाला कांटेक्ट कहां जा रहा होगा, ये अपनी जगह पे, ये आगे जा रहा है। तो ये कांटेक्ट कहां जाता हुआ दिखेगा, यहां से देखने पे है पीछे। तो इस पे फ्रिक्शन कहां आएगा, आगे, ठीक है। यहां से देखो, अब ये अपनी जगह पे है, स्मूथ अज्यूम कर लिया। इस कांटेक्ट से देखो, ये वाला कांटेक्ट कहां जा रहा होगा, आगे। फ्रिक्शन कहां आएगा, पीछे, ठीक है। तो इस ब्लॉक को ये फ्रिक्शन क्या करेगा, चलने से रोकेगा। ये फोर्स F चलाएगा, तो नेट फोर्स चलने के लिए कितना मिलेगा, F माइनस F, और F माइनस F इज इक्वल टू नेट फोर्स बराबर ma, मास टाइम एक्सेलरेशन। अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a1 है तो वो निकल आएगा, ठीक है, वो a1 निकल आएगा अगर ये a1 एक्सेलरेशन से चल रहा है। और तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके रोकेगा, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको, अगर ये a2 से चला तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको चलाएगा। तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन इसको मोशन दे रहा है, ये फ्रिक्शन इसको रोक रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन बॉडी के मोशन का अपोज करता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ बॉडी को मोशन दे रहा है फ्रिक्शन, यहाँ इस बॉडी जो ये ब्लॉक जो चलेगा इसके साथ, वो फ्रिक्शन की वजह से चलेगा, आगे को बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों फ्रिक्शन क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहे हैं। ये कांटेक्ट अपने रिस्पेक्ट में इस कांटेक्ट को चलने से रोक रहा है, अपोजिट फोर्स लगा के। ये कांटेक्ट अपने रिस्पेक्ट में इस कांटेक्ट को चलने से रोक रहा है, ये कांटेक्ट अपने रिस्पेक्ट में इस कांटेक्ट को चलने से रोक रहा है, अपोजिट फोर्स लगा के। तो फ्रिक्शन का काम कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करना है, याद रहे, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, नोट करो जल्दी से।
अगर इसी फोर्स को हम, ये सेम सिचुएशन है, कहाँ लगा दिया गया, अब ये m मास है, ये कैपिटल M है, कहाँ लगा दिया, ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा दिया गया, नीचे के से हटा के ऊपर वाले पे लगा दिया। अगेन ये रफ सरफेस है। देखो बच्चों, अभी इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ एक्सप्लोरेशन नहीं निकाल रहे, अभी आगे निकालेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ फ्रिक्शन लगाना सीख रहे हैं, ठीक है। इस पे फोर्स लगा दिया टॉप ब्लॉक पे। अब बताओ एफबीडी बना के दिखाओ मुझे। देखो बच्चों, इसका एफबीडी बना सकते हैं। एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा क्या, मान लो R1 और यहाँ पे होगा क्या, R2 मान लिया ना। तो अब आपको जब आप एफबीडी बनाओगे तो सबसे पहला काम क्या है, इसका लगा नीचे को छोटा वाला mg, ठीक है। यहाँ से इसकी आई एक्शन R2, इसने रिएक्शन दे दी R2 पर को, इस पे लगा बड़ा वाला mg, यहाँ से ग्राउंड से रिएक्शन आ गई R1 और टॉप पे लगा फोर्स F। तो क्या अज्यूम करना है इसको, स्मूथ, ठीक है। जब स्मूथ अज्यूम करोगे तो क्या होगा, इस बार ये ब्लॉक अपनी जगह पे रहेगा और ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर मूव कर जाएगा। नीचे वाला ब्लॉक किस वजह से चलेगा, नीचे वाले पे तो कोई फोर्स नहीं लगा है, तो कैसे चलेगा नीचे वाला ब्लॉक, जब दोनों सरफेसेस पकड़े हुए होंगी। लेकिन स्मूथ अज्यूम कर लूँ तो क्या होगा, ये ब्लॉक आगे बढ़ जाएगा। जब ये आगे बढ़ा तो इस वाले कॉन्टैक्ट के रिस्पेक्ट में ये वाला कॉन्टैक्ट कहाँ जाएगा, पीछे। फ्रिक्शन कहाँ आएगा, इस पर आगे। और इस वाले कॉन्टैक्ट के रिस्पेक्ट में कॉन्टैक्ट कहाँ जाएगा, आगे। आगे बढ़ गया ना ये, तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, पीछे। तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हो, अगर ये A1 एक्सप्लोरेशन से जा रहा है, ये A2 एक्सप्लोरेशन से जा रहा है, A1 A2 निकाल सकते हो। यहाँ पे नेट फोर्स कौन चला रहा है इसको, F। तो यहाँ नीचे वाले ब्लॉक को चला रहा है फ्रिक्शन। अरे नीचे वाले पे तो कोई फोर्स नहीं लगा, तो नीचे वाला ब्लॉक किस वजह से चलेगा, सरफेस जो पकड़े हुए होंगे आपस में, सरफेस किस वजह से पकड़े होंगे, रफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको चलाएगा और इसको फ्रिक्शन फोर्स चलने से रोकेगा। तो नेट फोर्स कितना मिलेगा चलने के लिए, F - F बराबर ma1, ठीक है। अब हम अपना बेसिक फ्रिक्शन को डिस्कशन में लेके आते हैं बच्चों, ठीक। बेसिक फ्रिक्शन जो हमारा है उसकी बात करते हैं। मान लो सपोज ये आपका को ग्राउंड से पे कोई ब्लॉक प्लेस्ड है, ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ब्लॉक का मास है m और ये जो सरफेस है वो कैसी है, रफ है, ये रफ सरफेस है। अगर ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 है, ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, नेट की बात छोड़ो, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इज 0, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब स्टार्ट करेगा एक्ट करना, जब हम इसके ऊपर बाहर से फोर्स लगाएंगे। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, यहाँ से इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा दिया, देखो ये फोर्स लगाया F, ठीक है। फोर्स लगा रहे हैं, इस ब्लॉक को पुश कर रहा है, तो क्या होगा कि ब्लॉक कोई भी फोर्स लगाऊं ये ब्लॉक चल जाएगा, है। रफ सरफेस पे एक बड़ा सा हैवी ब्लॉक रखा हुआ है, ओके, कोई भी फोर्स लगाने से चल जाएगा कोई हैवी ब्लॉक रफ सरफेस पे, रफ सरफेस पे चल जाएगा, नहीं चलेगा। एक मिनिमम अमाउंट का तो फोर्स चाहिए किसी भी बॉडी को चलाने के लिए, है। अगर ये 200 kg का ब्लॉक है तो कोई बच्चा आए 2-4 kg का, वो इसे चला देगा फोर्स लगा के, है, नहीं चला पाएगा, हिला भी नहीं पाएगा। फोर्स लगाता रहे, हिलेगा भी नहीं, फोर्स तो वो लगा रहा है। तो फोर्स ब्लॉक को चलने के लिए एक मिनिमम फोर्स चाहिए, ठीक है। तो जब बॉडी नहीं चल रही है, इस बात का क्या मतलब है, बॉडी अगर नहीं चल रही है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी 0 है, बॉडी नहीं चल रही है। बॉडी कब नहीं चलेगी, जब फोर्स भी लगेगा तब भी नहीं चलेगी। इसका क्या मतलब, नेट फोर्स 0 है, बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। अगर बॉडी को फोर्स मिल गया किसी भी डायरेक्शन में, तो वो फोर्स क्या करेगा, चला देगा बॉडी को उस डायरेक्शन में, ठीक है। नेट फोर्स बॉडी के ऊपर अगर 0 है तो इसका मतलब बॉडी जो है वो नहीं चलेगी। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो सबसे पहली बात, यहाँ नॉर्मल फोर्स लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है, R। तो अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो एफबीडी क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, तो इसका mg तो लगेगा नीचे को, ठीक है,
और ग्राउंड से आएगा नॉर्मल फोर्स ऊपर को, ग्राउंड का एफबीडी नहीं बना रहा, खाली बॉडी का बना रहा हूँ। इधर से लगाया मैंने फोर्स एफ, ठीक, जब फोर्स एफ लगाऊंगा तो क्या होगा, ये कांटेक्ट कहाँ जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड से देखूंगा तो आगे, फ्रिक्शन कहाँ आएगा पीछे, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन जो होगा वो कहाँ एक्ट करेगा, ये पीछे की तरफ को एक्ट करके, ये पीछे की तरफ को एक्ट करेगा, ठीक है, ठीक। इफ एक्सटर्नल फोर्स, कि कौन है एक्सटर्नल फोर्स यहाँ, F इज इक्वल टू 0, अगर 0 है कहाँ, कॉमा नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स, नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। अगर अप्लाइड फोर्स 0 हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 0 होगा, ठीक है। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, व्हेन force F is applied, force F is applied on the block, on the block, जब हम ब्लॉक के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, कॉमा, तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टार्ट करता है एक्ट करना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टार्ट्स एक्टिंग। समझ में आ गई बच्चों, कब करता है ब्लॉक, कब करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब ब्लॉक के ऊपर बाहरी फोर्स लगेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। मैंने फोर्स लगाया और ब्लॉक नहीं चला, इस बात का क्या मतलब है, नेट फोर्स 0, तो वो कैसे 0 हो रहा होगा कि इस अप्लाइड फोर्स को कोई कंपनसेट कर रहा होगा ना, बैलेंस कर रहा होगा। कौन बैलेंस कर रहा होता है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैंने ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया और ये ब्लॉक नहीं चला तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दैट केस क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाएगा, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाने पे अगर ब्लॉक ना चले तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर, देखो बेटा क्या कहा मैंने, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टार्ट्स एक्टिंग, ठीक है, ठीक है। if block does not move, अगर ब्लॉक मूव नहीं करता, then force of friction acts on the block is called, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ब्लॉक क्यों मूव नहीं कर रहा है, क्यों, इसलिए मूव नहीं कर रहा है कि इस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के बराबर है, ठीक है। ब्लॉक इसको चलाने की कोशिश कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके बराबर एक्ट करके ब्लॉक को चलने से स्टॉप कर दे रहा है, ठीक है। अगर ये अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना है, 10 न्यूटन है अगर ब्लॉक नहीं चला। अगर अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना है, 20 न्यूटन है। अगर ब्लॉक नहीं चल रहा है तो जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। दिस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, this force of static friction is equal to किसके, बोलो, the applied force। ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। इफ अप्लाइड फोर्स ऑन द ब्लॉक इंक्रीजेज, अप्लाइड फोर्स ऑन ब्लॉक इंक्रीजेज, अगर हम अप्लाइड फोर्स ब्लॉक पे जो अप्लाइड फोर्स है उसको क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, देन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। एंड इफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, दैट इज
ओके, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकता है अकॉर्डिंग टू द फोर्स अप्लाइड। अगर फोर्स अप्लाइड बढ़ जाए तो ये अपनी वैल्यू को बढ़ा लेगा, अप्लाइड फोर्स घटा दिया जाए तो ये अपनी वैल्यू को घटा देगा। ठीक है, इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, इट एडजस्ट का क्या मतलब है? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, अपनी वैल्यू को इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। इट एडजस्ट इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स, अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, कब एक्ट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन? जब ब्लॉक स्टेशनरी है। जब ब्लॉक स्टेशनरी है, जब तक ब्लॉक स्टेशनरी है तब तक ये एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ब्लॉक को मूव नहीं करने देगा। ठीक, अगर ब्लॉक आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, ब्लॉक मूव नहीं किया, तो ये अपनी वैल्यू को कितना कर चुका है? 100 न्यूटन। आपने फोर्स घटा के 80 न्यूटन कर दिया तो ये अपनी वैल्यू को कितना कर चुका है? 80 न्यूटन कर चुका है। ठीक है, ये अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता है एज पर द फोर्स अप्लाइड। फोर्स बढ़ाते चले जाओगे, ये अपनी वैल्यू को बढ़ाता चला जाएगा, ब्लॉक को मूव नहीं होने देगा। ठीक, इस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बढ़ने की एक मैक्सिमम लिमिट है, जिसके बाद ये नहीं बढ़ सकता। ठीक है, उस मैक्सिमम लिमिट को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अगर इस सरफेस के लिए मान लो इस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 100 न्यूटन है, तो ये अपनी वैल्यू को कहां से कहां तक एडजस्ट कर सकता है? 0 से 100 न्यूटन तक अपनी वैल्यू को वेरी कर सकता है। ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड अगर 90 न्यूटन होगा तो ये कितना कर लेगा अपनी वैल्यू को? 90, ब्लॉक को नहीं चलने देगा। फोर्स अप्लाइड 80 होगा तो ये कितना कर लेगा? 80, ब्लॉक को नहीं चलने देगा। फोर्स अप्लाइड 99 कर दिया तो ये कितना कर लेगा? 99, ब्लॉक को नहीं चलने देगा। फोर्स अप्लाई 100 कर दिया तो ये कितना कर लेगा? 100, ब्लॉक को नहीं चलने देगा। अब भी ब्लॉक जस्ट चलने वाली सिचुएशन में आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे फोर्स 100 से स्लाइड ग्रेटर होगा तो अब ये इसके बस की बात 100 न्यूटन से आगे बढ़ना नहीं है। सपोज इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होती है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे अगर 100 है तो अब ये 100 से आगे अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ा सकता। जैसे ही अप्लाइड फोर्स 100 से ग्रेटर होगा तो ये ब्लॉक जो है वो मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट बात है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ the maximum value of limiting friction static friction, जो static friction की maximum value है is called क्या? limiting friction। FL। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो है लिमिटिंग इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जिसको किससे डिनोट कर रहा है? FL से। दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है FL, वेयर FL जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? R के। वेयर FL, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है किसके डायरेक्टली, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? R के। जहाँ पे R क्या है? R जो है नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट करती है? कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री पे, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स से 90 डिग्री पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है? म्यू एस। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है? म्यू एस। म्यू एस। ठीक है, दिस म्यू एस इज कॉल्ड क्या? कोफिशिएंट ऑफ
यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी? mg के। r और mg इक्वल होंगे। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है? mg के इक्वल है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल है यहाँ? μs इंटू mg। ठीक है, वेयर μs इज द कोफिशिएंट ऑफ क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, if force applied on the block, if force applied on the block, force applied on the block, क्या है फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक? F। ठीक है, इज इक्वल टू किसके? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन तो क्या होगा? क्या होगा? अरे बोलो, अगर फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक किसके इक्वल है? इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है, FL के, तो क्या होगा? हैं? ब्लॉक इज जस्ट कॉमा, ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव। ठीक है, अबाउट टू मूव, जस्ट मूव करने वाली सिचुएशन में आ जाएगा ब्लॉक। ठीक है, मूव नहीं करेगा, जस्ट मूव करने वाली सिचुएशन में आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यहां पे जगह है लास्ट पॉइंट लिखने के लिए मेरे पास। इफ जगह नहीं, चलो उधर लिखता हूं, ये मिटा दे, ये वाला पोर्शन तो मिटा ही सकता हूं ना मैं। ठीक है, इफ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ अप्लाइड फोर्स F exceeds लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड्स कर जाए, कॉमा, ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन, ठीक है, ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग, ये एक्सेलरेशन छोड़ दो। नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब ब्लॉक क्या किया? फोर्स एक्सीड कर गया किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो कोई भी बॉडी कब मूव करेगी? जब अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड करेगा। जब बॉडी मूव कर गई, ब्लॉक एक्सेलरेट कर गया, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा, नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स, क्या कहलाता है? इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या हो गया हमारा? काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। ये काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है? एफ के। कितना होता है? एफ के। दिस एफ के इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू के इंटू आर। ठीक है, एफ के इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू के इंटू आर। तो म्यू के, वेयर म्यू के जो है वो क्या होता है? सिंस म्यू के क्या होता है? लेस देन, अच्छा म्यू के क्या है? म्यू के की भी पहले घटना देख ले। म्यू के क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, किस पे डिपेंड करता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन? कोफिशिएंट। अरे म्यू किस पे डिपेंड करता है? दिस म्यू एस जो है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। सरफेसेस के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। रबड़ का अगर कार को लेकर उतर जाओगे रेत में तो बड़ा मुश्किल होगा चलना ना, चलेगी नहीं। वहाँ पे म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है नहीं, तो म्यू जो है नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट जो होंगे उन पर डिपेंड करता है, म्यू एस एंड म्यू के। ठीक, इस ये यूनिटलेस होता है, ध्यान दें। ये फ्रिक्शन है और नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये भी फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है। तो ये क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यूनिटलेस होगा, यूनिटलेस। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा? यूनिटलेस होगा, कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, नाउ सिंस म्यू के की वैल्यू जो है लेस देन होती है किससे? म्यू एस से। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किसी भी सरफेस के लिए कम होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस होती है किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से।
काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस होती है किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। अगर इस सब का लिए अगर हम ग्राफ खींचेंगे, ये मिटाओ बच्चों, तो इस सब के लिए अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ हमें कैसा मिलता है? बातों के लिए ग्राफ खींचा जाए, ये हमारा है फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। फोर्स अप्लाइड किसके बराबर है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। कब तक? अरे फोर्स अप्लाइड और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब है बराबर? कब तक बराबर है? जब तक ब्लॉक चल नहीं रहा है। ठीक है, जब तक ब्लॉक चलता नहीं, स्टार्ट नहीं करता मूव करना, तो अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपस में इक्वल होंगे, तब वो क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। यानी ये कितने डिग्री की लाइन मिलेगी? 45 डिग्री की लाइन मिलेगी। y बराबर mx, 45 डिग्री के लिए तो मिलता है y बराबर x। ठीक है, 45 डिग्री पर लाइन मिलेगी। फ्रिक्शन क्या होगा? मैक्सिमम, लिमिटिंग पे, उसके बाद घट के क्या हो जाएगा जब ब्लॉक मूव कर जाएगा? कांस्टेंट। तो ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की। कौन सी है ये कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यानी ये जो है ये कौन सा पॉइंट आ गया? पॉइंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो कौन सा है? यहाँ पे कौन सा है? ये स्टैटिक है। और यहाँ पे अब ये कौन हो गया? देखो, लिमिटिंग के बाद ये घट के क्या हो गया? काइनेटिक। ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, कांस्टेंट हो जाता है ब्लॉक मूव कर गया तो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 45 डिग्री के एंगल का क्या मतलब है? कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वही स्टैटिक फ्रिक्शन है, इक्वल है। ठीक है, तो क्या बनी समरी? सारी चीज की समरी सुनो बच्चों। समरी ये है कि अगर हमने ये फोर्स अप्लाई किया ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, m मास का, ये फोर्स F अप्लाई किया और यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू, अच्छा एक नोट लिख लो, अभी जो हमने वो दिखाया सारे डिस्कशन में, वहाँ पे एक नोट लिख लो। इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन सेपरेटली, इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन सेपरेटली, कॉमा टेक म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्वेश्चन में सेपरेट नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, तो स्टैटिक खाली म्यू मेंशन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों को एक ही ले लोगे, दोनों को एक ही वैल्यू अज्यूम करके चलना होता है। ठीक है, इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन सेपरेटली टेक सब इक्वल, तो एफ के इज इक्वल टू एफ एल इज इक्वल टू क्या? म्यू आर, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो जरा सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पर ये आपके पास कहानी है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो म्यू है, मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू है। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो अगर आप एफबीडी बनाओगे तो एफबीडी क्या कहेगा? mg कहाँ लगेगा? नीचे को। फ्रिक्शन कहाँ जाएगा? F इधर को। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ जाएगा? इधर को। क्या होगा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? इसकी लिमिटिंग वैल्यू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर मैं देखूँ तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? FL, FL इज इक्वल टू क्या होगी? म्यू आर। अगर ये म्यू एस ही ले लो, म्यू एस भी ले सकते हो, म्यू एस इंटू आर ले लो, मान लो। ठीक है, मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन ले लिया हमने, ये ले लिया। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू इंडिकेट करी है मैंने फ्रिक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले FL निकालोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालोगे? FL। FL निकालने के बाद अब अप्लाइड फोर्स से कंपेयर करोगे। इफ अप्लाइड फोर्स ऑन द ब्लॉक क्या है? लेस देन FL है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स ऑन द ब्लॉक लेस देन FL है, तो क्या होगा? बॉडी विल नॉट मूव।
तो एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का, बॉडी का, 0। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्स हैं, एफ एस क्या, इसकी ये इतना एक्ट कर रहा होगा, इतना कितना एक्ट कर रहा है, एफ एस क्या, इतना ही एक्ट कर रहा है। वो कितना होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, ये नहीं होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू दिखाई है मैंने फ्रिक्शन की, ठीक है। खाली एफ दिखा दूं, अगर आपको डाउट और दिक्कत हो तो खाली एफ दिखा दो, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मत दिखाओ, ठीक है। तो ये अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा, अब ये सॉरी, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर एक्ट कर रहा होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्स इज इक्वल टू क्या, अप्लाइड फोर्स। जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। इफ सबसे पहले कंपैरिजन करोगे, इफ एफ इज इक्वल टू एफ एल, तो ब्लॉक इज जस्ट क्या होगा, अबाउट टू मूव, जस्ट मूव करने वाली सिचुएशन में होगा। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो कितना होगा, बोलो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्स इज इक्वल टू एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, या एफ भी कह सकते हो, क्योंकि एफ और एफ एल दोनों आपस में इक्वली तो है यहाँ भी, ठीक है। इफ, ठीक है, इफ एफ इज ग्रेटर देन एफ एल, तो ब्लॉक विल मूव, ठीक है। नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्स इज कॉल्ड क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर अलग अलग नहीं दिए हुए म्यू के और म्यू एस, तो दोनों को क्या ले लोगे, सेम ले लोगे, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, ठीक। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा एक्सेलरेशन ब्लॉक, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चला रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन चलने से रोक रहा होगा, तो नेट फोर्स चलने के लिए कितना मिलेगा, एफ माइनस एफ के, नेट फोर्स चलने के लिए कितना मिलेगा, एफ माइनस एफ के। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना आएगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना एक्ट कर रहा होगा, हैं, एफ माइनस एफ के नेट फोर्स अपॉन मास, ठीक है, नेट फोर्स अपॉन मास। क्लियर हो गया, ऐसे आप फाइंड कर लेंगे इसको।